कहते हैं कि अगर कोई शख्स आपसे आपका या फिर आपकी वालिदा का नाम पूछे तो उसे मत बताएं, क्योंकि बहुत हद तक चांसेस हैं कि वो शख्स एक जादूगर हो सकता है। और काला जादू करने वाले लोग विक्टिम और विक्टिम की मदर का नाम एज एन ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे उनके लिए जादू करना आसान हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सनावर है एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर स्टोरीज। आज की स्टोरीज बेहद स्केरी हो सकती है, सो अपने अपने दिल थाम के बैठिएगा। और इन स्टोरीज को सबमिट किया है रमज़ान, दिया और रज़ा ने। अगर आप भी अपनी स्टोरीज इस चैनल के थ्रू दूसरों तक शेयर करना चाहती हैं तो इस ईमेल के ऊपर अपनी स्टोरीज लिखकर शेयर कर दें। ये कहानी एक बहुत ही पुराने तालाब से जुड़ी है। एक ऐसा तालाब जहाँ पर डेड बॉडीज़ को डंप किया जाता था। और ये तालाब वहीं पर वाक़ है जहाँ मेरी रिहाइश है और मेरा ताल्लुक़ बंगाल से है। ये वाक़या आज से 40 साल पुराना है, जब नक्सल्स रूज पर होते थे और बेसिकली वो जो गन और वायलेंस में मुलविस थे, उसके नतीजे में बहुत से लोगों की जान जाती थी और उन्हीं लोगों को फिर इसी तालाब के अंदर डंप किया जाता था। लेकिन अब आज के दौर में हुकूमत की तरफ से इस तालाब को बैरिकेड कर दिया गया है। ये कहानी मेरी दादी से जुड़ी है। मेरी दादी को रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक करने का शौक़ था। वो सुबह 5 बजे के करीब अपनी वॉक पर निकल जाती थी। पहले के ज़माने में आसमान को देखकर वक्त का अंदाज़ा हो जाता था, तो वो अपनी घड़ी में बिना देखकर बाहर निकल जाया करती थी। इसी रूटीन के मुताबिक एक दफ़ा वो वॉक पर निकल गई। आसमान में चिड़ियाँ चहचहा रही थी। उन्हें लगा कि 5 बजने वाले होंगे सुबह के। वो रोज़ की तरह निकल गई वॉक पे। चलते चलते उनका जो रूट था वो उसी तालाब से लेफ़्ट की तरफ पड़ता था। वॉक करते हुए उन्हें एक वक्त पे ऐसा लगा कि जैसे कोई साया नुमा अक्स है जो कि तालाब से बाहर आ रहा है, और वो तालाब बहुत गहरा था। अगर कोई आम इंसान इस तरह से उसके अंदर जाना चाहे तो उसके लिए वो बहुत ही एक मुश्किल तरीन टास्क था। बकौल दादी के उस शख्स को देखकर मालूम हो रहा था कि शायद वो दादी को अपनी तरफ माइल करना चाह रहा है, और उसे देखते ही दादी को लगा कि कुछ तो इस जगह के बारे में ठीक नहीं है। लेकिन साथ ही उन्हें फिर ऐसा भी महसूस हुआ कि जैसे उनकी जो टांगें हैं वो पत्थर की तरह सख्त हो गई हैं और उन्हें चलने में अब दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। वो जिस रफ्तार से चल रही थी वो उससे अब कम रफ्तार में चलती हैं। वो अक्स लगातार उनके पास आ रहा था। अब दादी और उस अक्स के बीच में तकरीबन 200 मीटर का ही फासला रह गया था। तभी पीछे से किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। उन्हें अचानक से होश आया और उन्होंने देखा कि एक गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड, जो कि घरों के पास ही रहता था। गार्ड ने कहा कि आप इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हैं, अभी तो 4 बजे हैं। दादी ये सुनकर हैरान हो गई और उन्होंने गार्ड की तरफ देखा, और फिर गार्ड ने दोबारा उनसे पूछा कि क्या आपको कुछ नज़र आ रहा है, जिस पर दादी ने हाँ किया। फिर उस गार्ड ने दादी को एडवाइस की कि वो किसी भी चीज़ को किसी भी तरह से रिस्पॉन्ड मत करें और बग़ैर किसी किस्म का रिस्पॉन्स दिए वो डायरेक्ट अपनी घर की तरफ चले जाएं। उसके बाद दादी ने गार्ड की इसी एडवाइस पर अमल भी किया और वो घर वापस आ गई। लेकिन उसके बाद कई सालों तक ये न्यूज़ आती रही कि किसी ने ख़ुद को उस तालाब के अंदर एज एन एक्ट ऑफ सुसाइड ड्राउन कर दिया है। बंगाल के गांव वाली साइड पर ये कहानी बहुत ही कॉमन है, क्योंकि ये मैंने बहुत सारी स्टोरीज डिफरेंट वर्जन में सुन रखी है। ये एक घोस्ट के मुतालिक है जो कि फ़िश या फिर फूड के लिए क्रेव करता है। ये बेसिकली बहुत इंटीरियर साइड में होता है। कोलकाता और उसके आसपास के शहर बहुत मॉडर्न है। बंगाल में फ़िश और बाकी की मेरीन प्रोडक्ट्स बहुत कॉमन है। ये कहानी मेरे नाना से मैंने सुनी थी। तो हुआ कुछ इस तरह से कि बहुत साल पहले एक आदमी जो कि हमारी ही लोकेलिटी में रहता था, अपने जॉब के बाद घर आ रहा था। उसे मछली की क्रेविंग हो रही थी, तो घर आते वक्त वो मछली अपने साथ लेकर आ रहा था कि घर आएगा, मछली बनाएगा और खाएगा। जब वो अपने घर की तरफ बढ़ रहा था, अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कोई कांस्टेंट फुटस्टेप्स थे जो उसे बार बार सुनाई दे रहे थे। उसे लगा कि कोई चोर होगा जो उसके पीछे पड़ गया है। तभी वो आदमी इस सब को रियलाइज़ करते हुए भागने लगा। लेकिन उसे साथ ही ये भी महसूस हो रहा था कि जैसे जैसे वो भाग रहा है उसी रफ्तार के साथ उसके पीछे वो शख्स भी भाग रहा है। अब वो कंफ्यूज हो गया और वहीं पर रुक गया, तो पीछे जो भी था वो भी रुक गया। अब इस पॉइंट पे उस आदमी को बहुत डर लग रहा था।
सडनली उसे एक अजीब सी हंसी सुनाई दी, एक लड़की की आवाज़ में। और वो आवाज़ उस आदमी से पूछती है कि क्या तुम मुझे कुछ पूछोगे नहीं खाने पीने के लिए, वो भी बंगाली में। और वो आदमी वहाँ पर उसे मुखातिब होकर कहने लगा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उस लड़की की आवाज़ ने उसे जवाब दिया कि जो तुम्हारे पास है उस बैग में, मुझे वो चाहिए। उस आदमी ने जवाब में कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे रहा। और इसी के साथ वो अपने घर भाग गया। दरवाज़ा बंद करके वो वहीं पर गिर गया। इसके बाद बकौल लोगों के ये कहना था कि वो आदमी पोजेस्ड हो गया था, उल्टियाँ करता था। और तो और अगर उसके घर में कोई भी शख्स नॉन वेज बनाता था तो वो खाना खाया हुआ मिलता था। इसके बाद मैं नहीं जानती कि उस बंदे के साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, क्योंकि इस स्टोरी का ताल्लुक आज से 30 साल पहले का है। ये बात 2001 की है। मैं 16 साल का था और तब मैं कपड़े सीने की दुकान पे काम करता था। मेरे उस्ताद एक दर्जी थे। ईद का दिन चल रहा था तो रात को लेट काम करते थे। अमूमन ईद के त्यौहार पर जो दर्जी अफराद होते हैं वो रात देर तक काम करते हैं ताकि लोगों को उनके कपड़े बर वक्त पहुँचाए जा सकें। हम 4 लोग काम करते थे, एक उस्ताद और 3 हम कारीगर थे। रात के 9 बजे का टाइम था जब एक बुज़ुर्ग दुकान में दाखिल हुए। वो बाबा जी आए और आकर बैठे हमारी दुकान में। हमने उनको पानी पिलाया, उनसे खैरियत पूछी। फिर एक काम था जो उन्होंने हमसे करने को कहा और उन्होंने पूछा कि अगर मैं तुम्हें कोई काम दूं तो क्या तुम वो काम मुझे करके दोगे, और उसके नतीजे में जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। मेरे उस्ताद उनको जानते थे। उस्ताद ने कहा कि ये बहुत अच्छा इंसान है, लोगों की मदद करता है, लोगों के घर से जादू हुआ हो तो वो ख़त्म करते हैं। उन बाबा जी ने हम तीनों की तरफ देखा और वो हमें देखते जा रहे थे। फिर वो कहने लगे कि काम है, क्या तुम लोग कर सकते हो? हमने कहा कि कत्ल या चोरी के अलावा हम कोई भी काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रात को 1 बजे आ जाओ, मैं तुम्हें एक जगह बताऊंगा। हमने कहा ठीक है, और उस काम के लिए उन्होंने हमें 4000 रुपये दिए, जो उस वक्त 2001 में बहुत ज़्यादा मायने रखते थे। हमने उनसे वो पैसे ले लिए और उस रात हमने बाहर से खाना भी मंगवा कर खाया। फिर हमने दुकान बंद की। 1 बज गया था, बाबा जी दोबारा आ गए। वो हमें अपने साथ लेकर गए और वो जहाँ लेकर गए थे वो बेसिकली एक कब्रिस्तान था। उनके हाथ में कुछ था जो वो वहाँ जाकर हमको दिखाना चाह रहे थे। वो एक मिट्टी का बर्तन था जो काले कपड़े में बंद था। उस वक्त उस्ताद हमारे साथ नहीं थे, बस हम 3 शागिर्द ही थे जो उन बाबा जी के साथ उस कब्रिस्तान में जा रहे थे। फिर उन बाबा जी ने हमसे कहा कि इस कब्रिस्तान में एक कब्र है जहाँ जाकर तुमको ये जो कब्र की पैर वाली साइड है वहाँ पर इसको दबाना है। और फिर उन्होंने एक गोल दायरा बनाया और कहा कि इसमें खड़े हो जाओ और कब्रिस्तान की तरफ मुँह करके। अब क्योंकि हम उन बाबा जी के साथ थे, हमें इतना इल्म भी नहीं था कि ये क्या हो रहा है, तो हम लोग एक तरह से बेफिक्र थे। और वैसे भी हॉरर मूवीज़ देख देख कर हम निडर से हो चुके थे। उस कब्रिस्तान के 2 गेट थे। बाबा जी ने बोला कि जिस गेट से हमने एंटर होना है वापसी हमने लेकिन दूसरे गेट से करनी है। हमने इस पर भी कोई एतराज़ नहीं किया। हमने कहा ठीक है, जैसे कहते हैं वैसे कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात पे बहुत ज़ोर देकर ख़बरदार किया और वो ये था कि कुछ भी हो जाए पीछे मुड़ के नहीं देखना। हम उनकी सारी बातें मानते तो जा रहे थे, लेकिन उनकी इन शराइत को सुनकर अब हमें थोड़ा थोड़ा डर महसूस हो रहा था। हम उस गोल दायरे में खड़े हो गए। वो बाबा जी हमें कुछ पढ़कर हमारे ऊपर फूंक रहे थे। वो जो मिट्टी का बर्तन बंद था उस काले कपड़े के अंदर, वो उन्होंने हमें थमा दिया और कहा कि अब जाओ, तुम लोगों को मैं कब्रिस्तान के दूसरे दरवाजे पर मिलूँगा। तो हम फिर उसके बाद निकल पड़े। कब्रिस्तान बहुत बड़ा था, तकरीबन 2 किलोमीटर के ऊपर वो कब्रिस्तान था। अब हम चल रहे थे, क्योंकि डर भी महसूस हो रहा था। तो हुआ यूँ कि अचानक जो मेरा दोस्त है उसको उसकी वालिदा की पीछे से आवाज़ आई। यकीन करें कि हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। हमने अपने दोस्त को बाबा जी की बात याद करवाई कि कुछ भी हो जाए पीछे ध्यान नहीं देना। लेकिन जो उसकी माँ की आवाज़ थी वो अब रोने में तब्दील हो रही थी और वो रो कर बोल रही थी कि बेटा मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन हम चलते रहे। फिर मेरे छोटे भाई की आवाज़ आई, जैसे उसे कोई मार रहा हो, और ये आवाज़ सिर्फ मुझे आ रही थी, किसी और को नहीं।
लेकिन अल्लाह का नाम लेते लेते हम उन कुरैशी साहब की कब्र पे पहुँचे। उस मटके को हमने दबाया और फिर हम आगे निकल गए। अभी थोड़े ही कदम हम आगे बढ़े होंगे कि एक आवाज़ पीछे से आई, और वो आवाज़ इस कदर खौफनाक थी कि हमारे पसीने छूट गए। हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी। हमने बाबा जी से पूछा कि वो कौन था। बातों बातों में हमें बाबा जी ने कहा कि बेटा सब्र करो, पानी पियो और इस गोल दायरे में खड़े हो जाओ। उसके बाद बाबा जी ने हमें वो जो अक्स था, हमें उन्होंने वो चीज़ दिखाई कि वो क्या था और वो कौन था। वो एक जिन था जिसका कद तकरीबन 40 से 50 फीट होगा। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था, बड़े बड़े दांत थे, पूरा बदन ऐसा जैसे किसी रीछ का हो। इस सब के बाद 6 दिन तक मुझे लगातार बुखार रहा और मैं अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था, और यही हालत मेरे दोस्तों की भी थी। शुक्र है कि हमने उस वक्त में, उस रात में पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि अगर हम पीछे मुड़ के देखते तो शायद आज ये कहानी मैं आप तक ना पहुंचा पाता। लेकिन इसके बाद आज भी उस टाइम को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह माफ़ करे मुझे, वो जो भी था जैसा भी था उस वक्त लाइल्मी थी, और ये मेरी एक मुख्तसर सी कहानी थी। 2019 की बात है। यह वाक़या मेरे दोस्तों के साथ पेश आया कराची यूनिवर्सिटी में। फ़हद, शहबाज और कुमैल। फ़हद और कुमैल दोनों साथ में ही यूनिवर्सिटी पढ़ते थे, और शहबाज एनईटी का स्टूडेंट था, लेकिन अक्सर अपनी यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होकर इनके साथ केयू चला जाता था। फ़हद की एडमिन डिपार्टमेंट में अच्छी हाई हेलो थी, तो फ़हद को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला डिपार्टमेंट रिन्यूअल का, जो काफ़ी टाइम से बंद था। वहाँ कोई एक्टिविटी भी नहीं होती थी। तीनों दोस्त शाम को यूनिवर्सिटी ऑफ होने के बाद वहाँ डिपार्टमेंट रिन्यूअल का काम करवाते थे और लेट नाइट तक वहाँ स्टे करते थे। शुरू में तो सब ठीक था, सारा सामान कलर का उस डिपार्टमेंट में ला कर रखा गया। इसमें से जो फ़हद था उसको कुछ हद तक इस डिपार्टमेंट की हकीकत मालूम थी, लेकिन उसने कभी ये बात कुमैल और शहबाज से शेयर नहीं की थी। एक दिन ऐसे ही शाम का टाइम था, शहबाज अपनी यूनिवर्सिटी से फ्री होकर उनसे मिलने आ रहा था। फ़हद ने शहबाज को बोला, जब तुम यहाँ डिपार्टमेंट के पास पहुँच जाओ तो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें नीचे से लेने आऊँगा, अकेले ऊपर ना आना। शहबाज ने कहा कि ठीक है। वो इसको नॉर्मली समझा। ये डिपार्टमेंट 3rd फ्लोर पर था। शहबाज डिपार्टमेंट के पास पहुँचा तो उसने फ़हद को कॉल की। फ़हद उसे नीचे लेने आया। फ़हद ने शहबाज को कहा कि बस कुछ बोलना या सुनना नहीं, चुपचाप चलते रहना है। अब ये लोग ग्राउंड फ्लोर से 1st फ्लोर की स्टेयर्स पर थे। शहबाज पीछे था और फ़हद 1-2 स्टेप आगे था। शहबाज को पीछे से पायल की आवाज़ आई। पूरी सीढ़ियों पर खामोशी, रात का टाइम, और शहबाज ने फ़हद से पूछा कि ये क्या सीन है, पायल की आवाज़ कहाँ से आ गई है। फ़हद ने कहा कि कुछ नहीं, बस तुम चुपचाप चलते रहो, पीछे मुड़ के नहीं देखना। इनको 2nd फ्लोर पर जाना था जहाँ कुमैल इनका वेट कर रहा था। ये दोनों स्टेयर्स पर ही थे। शहबाज जो कि फ़हद के पीछे से आ रहा था, उसे एक लड़की की हंसने की आवाज़ आई। शहबाज समझ तो गया कि मामला कुछ और है। ये लोग दुआएं पढ़ते पढ़ते ऊपर चले गए। कुमैल ने शहबाज को देखा और शहबाज को देखकर हंसने लगा और कहने लगा कि क्या हुआ है। शहबाज डरे हुए क्यों हो। कुमैल को भी इन सब का कुछ हद तक पता चल गया था। अब तीनों दोस्तों को पता था इस डिपार्टमेंट की हकीकत का, लेकिन इन लोगों को किसी तरह वहाँ का काम मुकम्मल करवाना था। ये तीनों दोस्त 2nd फ्लोर पर एक साथ बैठे रहते थे। अब जिसको भी नीचे जाना होता था, तीनों साथ जाते थे। कुछ दिन बाद डिपार्टमेंट को रंग करवाना था। फ़हद नाज़िमाबाद कलर मार्केट से किसी कलर वाले को लेकर आया। सब कुछ ठीक था। कलर वाले ने नॉर्मली कलर करना स्टार्ट किया। दिन का टाइम था तो वो कलर वाला अपने काम में बिज़ी हो गया था। शाम के टाइम ये लोग कलर वाले को देखने जब वापस आए तो कलर की बाल्टी ज़मीन पर बिखरी पड़ी थी और रंग वाला गायब था। फ़ोन किया, वो फ़ोन उठा नहीं रहा था। खैर ये लोग मार्केट गए जहाँ से उस रंग वाले को लेकर आए थे। रंग वाले का घर उसी शॉप के पीछे ही था। ये लोग उसके घर गए। इन लोगों ने कुछ पैसे एडवांस भी दिए थे। हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, काम क्यों छोड़कर आ गए हो। तो उसने कहा कि आप लोग अपने पैसे वापस ले लें, लेकिन मैं वहाँ पर काम नहीं करूँगा। हमारे पूछने पर उसने बताया कि जब आप लोग चले गए थे, मैं अपने मोबाइल में गाने लगाकर काम कर रहा था कि इतनी देर में पीछे जो फायर एक्सटिंग्विशर था अपने आप स्टार्ट हो गया।
वो सिलेंडर स्टार्ट करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि अंदर से पहले पिन निकालनी पड़ती है, फिर वो काम करता है। कुछ देर बाद वो सिलेंडर रुक गया। फिर इसकी थोड़ी देर बाद मेरा मोबाइल ज़मीन पर गिर गया। जहाँ मेरा मोबाइल रखा था वहाँ से उसका गिरना पॉसिबल ही नहीं था। मेरा मोबाइल गिरकर अब टूट चुका है। मैं फिर अपने काम में लग गया। इसके बावजूद इतनी देर में मुझे अपने पीछे से एक बिल्ली की आवाज़ आई। मैंने पीछे देखा तो एक काली बिल्ली जिसके मुंह में बस एक कबूतर का सर था और कुछ भी नहीं। मैंने उस बिल्ली को भगाया तो वो भागी नहीं, बल्कि एक कोने में दीवार के साथ बैठ गई। मैं अपने काम में दोबारा मसरूफ़ हो गया। मैं सबको बार बार नज़रअंदाज करता जा रहा था, लेकिन एक हद होती है। मुझे पता नहीं चला वो बिल्ली कब चली गई। फिर मैं थोड़ी देर बाद सिगरेट पीने के लिए ऊपर टेरेस पर चला गया। वहाँ मैंने देखा कि वही बिल्ली कबूतर का सर अलग करके बस उसका खून पी रही है। मुझे अब अजीब लगने लगा। नॉर्मली बिल्लियाँ कबूतर पूरा खाती हैं, लेकिन वो बस खून पी रही थी और कबूतर का सर उसके जिस्म से अलग था। मैं सिगरेट पी के वापस नीचे चला गया और फिर अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद मुझे काम करते करते पीछे से रोने की आवाज़ आई। रोने की आवाज़ कुछ इस तरह से थी जैसे किसी बच्चे को मारो तो उसकी सिसकियाँ बन जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही मुझे अपने पीछे से आवाज़ आना शुरू हुई। मैंने आहिस्ता आहिस्ता पीछे देखना शुरू किया तो खौफ तो पहले ही दिल में आ चुका था। इस सब के बावजूद हिम्मत करके जब पीछे देखा तो एक लड़की दीवार की तरफ मुंह किए रो रही थी। उसका लिबास काफ़ी पुराना और काले रंग का नज़र आ रहा था और वो रो रही थी और साथ ही साथ ये भी कह रही थी कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ काम मत करो, चले जाओ यहाँ से। बस इतना बोलना था कि वो लड़की पीछे पलटी। उसकी शक्ल बेहद खौफनाक थी और बस उस वक्त मेरी जान निकल जानी ही बाकी थी। उस टाइम रूम का दरवाज़ा भी बंद था। जब वो लड़की चीखी एकदम से तो रूम का दरवाज़ा अपने आप खुला और मेरे अंदर कहाँ से हिम्मत आई ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं वहाँ से भाग गया। मैं जब वहाँ से सीढ़ियों से उतर रहा था तो मेरे पीछे मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भाग रहा है। उसके बाद उस रंग वाले ने उनका एडवांस वापस किया और कहा कि आप अपना काम किसी और से करवा लो। बहुत मुश्किल से उन्हें एक रंग वाला मिला। उन्होंने उसे इस बारे में कुछ बताया। वो उसको लेकर आए, अपनी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में विज़िट करवाया, उसको सारा काम बताया। उसने कहा कि हो जाएगा। 1-2 दिन तक का टोटल काम था। खैर उस रंग वाले ने पूरा काम ख़त्म किया। आखिरी दिन जब वो उसे उसके पैसे दे रहे थे, फिर उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा यहाँ काम करने पे, या फिर तुम्हारा काम क्या इतनी आसानी से पूरा हो गया है? तो वो मुस्कुराने लगा और उसने कहा कि जिस दिन आप लोग मुझे यहाँ लाए थे मैं उसी दिन समझ गया था कि यहाँ पर कुछ है, लेकिन मैं हाफिज़ कुरान हूँ और जब हम लोग पहले दिन स्टेयर चढ़कर ऊपर आ रहे थे मैं सूरह बकरा की तिलावत कर रहा था दिल ही दिल में, और ये सारा काम मैंने ऐसे ही ख़त्म किया है। मैं साथ साथ कुरान की तिलावत करता था और इसी तरह से मेरे काम में आसानी भी होती गई और वक्त रहते मेरा काम ख़त्म हो गया। हमने उससे पूछा कि तुम्हें कोई काली बिल्ली दिखाई थी या फिर कुछ अजीबो गरीब? तो उसने कहा कि हाँ वही तो मखलूक इस बिल्डिंग में रहती है, पर वो बिल्ली नहीं, एक औरत जिन है। खैर जब उस रंग वाले का काम ख़त्म हुआ, डिपार्टमेंट का जो रेनोवेशन थी वो अपने इख्तिताम पर आई। उसके बाद वो डिपार्टमेंट रनिंग पोजीशन में आ गया। स्टूडेंट्स आने लगे, वहाँ एक रौनक लग गई जैसे हर डिपार्टमेंट में लगी करती है। उसके बाद दोबारा कोई सीन नहीं हुआ, लेकिन अभी भी उस डिपार्टमेंट को बस दिन में ही यूज़ करते हैं। इवनिंग में वो डिपार्टमेंट कम्प्लीटली बंद होता है। मेरा नाम अहमद है और मेरा ताल्लुक़ पंजाब के शहर रहीम यार ख़ान से है। ये वाक़या 2022 का है। जून का महीना था और जुलाई में मेरे एग्ज़ाम्स थे, लेकिन घर वालों ने लाहौर खाला के पास जाने का प्लान बना लिया था। मेरी खाला का घर बहरिया टाउन में है। मेरी नानी पहले ही लाहौर वाली खाला के पास चली गई थी। मेरी नानी ने एक बार बातों बातों में बताया कि जब एक दिन हमारे आने से पहले वो नमाज़ पढ़ रही थी मगरिब की, तब उन्होंने एक साया नुमा अक्स देखा, लेकिन उन्होंने इसको नज़रअंदाज किया। मेरी मामा ने इस बात पे ज़्यादा गौर नहीं किया, लेकिन मेरी खाला कहती थी कि मगरिब के टाइम सारी लाइट्स ऑफ मत किया करो। जब हम वजह पूछते थे तो वो नहीं बताती थी। एक रात मेरी वालिदा देर तक जाग रही थी रूम में, और उस वक्त रूम में सिर्फ 0 का बल्ब जल रहा था।
उन्होंने जब बेड के दूसरे कोने पर नज़र डाली जो कि बाथरूम के बिल्कुल सामने था, तो देखा कि एक साया बैठा है जो देखने में बिल्कुल बच्चे का साया लग रहा था। मेरी मामा ने सोचा कि ये मेरा सबसे छोटा भाई यानी कि उनका सबसे छोटा बेटा है, लेकिन जब उन्होंने लाइट ऑन करके देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था और मेरा वो छोटा भाई दूसरे रूम में नानी के साथ सोया हुआ था। एक और वाक़या उसी रूम में मेरे साथ भी हुआ था। मुझे रात को जल्दी नींद नहीं आती थी। एक रात उसी रूम में मैं लेटा हुआ था और रूम में मेरे अलावा वालिद साहब थे। मैं बेड की उसी साइड पे लेटा हुआ था जो बाथरूम के सामने थी और बाथरूम बेड से सिर्फ 3 कदम दूर था। रूम की सारी लाइट्स बिल्कुल ऑफ थी और रूम में गुप अंधेरा था, लेकिन मुझे अंधेरे से कोई मसला तो नहीं था। मैं आराम से बाथरूम की तरफ मुंह करके लेटा हुआ था और मोबाइल की ब्राइटनेस फुल लो करके मोबाइल यूज़ कर रहा था कि अचानक मुझे एक आहट महसूस हुई, जैसे कोई चल के मेरे पास आया है। मुझे बाकायदा सांस लेने की भी आवाज़ आई कि जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास आकर खड़ा हुआ है। मुझे लगा कि शायद मेरे बाबा होंगे वॉशरूम जाने के लिए जो उठे होंगे। मैंने गौर से अंधेरे में देखने की कोशिश की, ये कंफर्म करने के लिए कि बाबा ही हैं या कोई और, तो कुछ नज़र ही नहीं आया। मैंने मोबाइल की लाइट ऑन करके वॉशरूम की तरफ मारी तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम होगा और बाबा की तरफ देखा तो बाबा गहरी नींद सो रहे थे और रूम में और कोई न था। उससे अगले दिन तकरीबन सुबह के 2 बज रहे थे और मैं लिविंग रूम में बैठा एक टेबल के ऊपर बैठकर पबजी खेल रहा था। उस टेबल से 10-15 कदम दूर बाहर बैल्कनी का दरवाज़ा है और वो एक भारी दरवाज़ा है। उसे खोलने पर वो बीच में अटकता भी है। उस टाइम पे बाकी सब सो रहे थे और सिर्फ मैं ही जाग रहा था। मैं गेम में मसरूफ़ था कि पूरा दरवाज़ा अचानक ज़ोर से बंद हो गया, पूरा का पूरा, जैसे किसी ने गुस्से से दरवाजे को बंद कर दिया हो। मैंने सोचा कि किसी ने बंद किया है। चेक करने पर मालूम हुआ कि सब सोए हुए हैं। मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो ना हवा चल रही थी ना कुछ और, लेकिन मुझे डर नहीं लगा और इस बात को भी मैंने नज़रअंदाज कर दिया। और इसके बाद मैंने इन सब चीज़ों को महसूस तो किया, मगर मैंने कभी भी अपने ऊपर सवार नहीं किया। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।